हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीएनएस। तो हमने यूट्यूब पे एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। हम उस सीरीज में बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट का यूनिट वाइज प्रिपरेशन कर रहे थे। दैट मीन्स जो हमारे 4 मेजर सब्जेक्ट है, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक, अगर आपके कॉलेज में 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं तो आप ये यहाँ का सारे सिलेबस सेम है, आप उन तीनों को भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी इन द केस अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो आप ये वीडियोस देख सकते हो ना। बच्चों, हर सब्जेक्ट का यूनिट के हिसाब से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे पीवाईक्यू बेस्ड, जो कि लास्ट 3 to 4 इयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, यूनिट वाइज मीन्स यूनिट 1 से अगर जितने सवाल आए हैं वो, देन यूनिट 2 से जितने सवाल आए हैं वो। तो यूनिट 1 का डिस्कशन हमने कर लिया था, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। बाकी अब हम यूनिट 2 की चीजें कर रहे हैं। दैट मीन्स कि सब्जेक्ट वाइज यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। मीन्स कि उस यूनिट से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, और वो प्रीवियस ईयर में आए हुए भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाकी हम एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर रहे हैं ऑफ दैट स्पेसिफिक यूनिट। तो स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट वाले पोर्शन से। स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ एवरेजेस, एक्सप्लेन। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ जो भी मैंने सवाल लिया है वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मींस कि वो ईयरली वाइज कभी एक दो बार मतलब सेमेस्टर वाइज सॉरी रिपीट हुए हैं। नाउ स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ एवरेजेस, एक्सप्लेन। ठीक, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन था, 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आया था। तो आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स लिखनी है ना। Statistics is the science of averages and estimates because it involves calculating summary measures such as averages and using them to make estimates about population parameters। ठीक है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, क्या पूछ रहा था कि स्टैटिस्टिक जो है वो एवरेजेस का साइंस है। ये एक स्टेटमेंट दी हुई थी और बोला था इसको एक्सप्लेन करिए कि स्टैटिस्टिक एवरेजेस का साइंस क्यों है या साइंस कैसे है ना। सी, हम स्टैटिस्टिक में क्या करते हैं, डेटास को कलेक्ट करते हैं, देन मीन मीडियन मोड जो भी ये सारे एवरेजेस ही तो है, उसके एवरेज को निकालते हैं। ठीक, तो वही बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक इज द साइंस ऑफ एवरेजेस एंड एस्टिमेट्स, बिकॉज एस्टिमेट्स मतलब एस्टिमेशन करना कि हाँ ये कुछ वैल्यूज को मन के हिसाब से लेना, निकालना, ये सारी चीजें। बिकॉज इट इन्वॉल्व कैलकुलेटिंग समरी मेजर्स, वही मतलब कि मेजर्स को कैलकुलेट करना, डेटा को लेना, फिर उसके कुछ मोड को, मीडियन को, ठीक है, मीन को, इन सारी चीजों को कैलकुलेट करना, यही तो एवरेजेस है ना। such as averages and using them to make estimates about population parameters। और मान लो पॉपुलेशन में जो पॉपुलेशन है एक कंट्री में जितने भी लोग हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हो गया एम्प्लॉयमेंट रेट हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गई, हेल्थ रेट हो गया, लिटरेसी रेट हो गई, इलिटरेसी रेट हो गई। ठीक है, ये सारे रेट्स हो गए, तो पॉपुलेशन के अंडर ही तो ये सारे निकाले जा रहे हैं, ये सारे पॉपुलेशन के ही तो पैरामीटर्स हैं। तो वही चीज, इन सारी चीजों का हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक यूज करके डेटा सेट को एक निकाल के फिर उसके एवरेजेस को निकाल के हम पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, नापते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने 4-5 चीजें बताई, उसको हम मेजर करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक्चुअल तो देखो एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं पता होती है, बट हम एस्टिमेशन करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। नाउ स्टैटिस्टिक ऑल्सो इन्वॉल्व्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग which allows us to determine whether our estimates are supported by the data। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक हाइपोथेसिस टेक्निक यूज करता है स्टैटिस्टिक, जिसमें क्या होता है कि ये अलाउ करता है डिटरमाइन करने के लिए कि जो हमारे अनुमान हैं, जो हमने एस्टिमेट्स लगाए हैं, अनुमान लगाए हैं, क्या वो हमें हमारे डेटा को सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास डेटा है क्या उस हिसाब से हमने सही अनुमान लगाया है। इस चीज को भी स्टैटिस्टिक जो है वो स्टडी करता है। ठीक है, तो इस वजह से उसको साइंस ऑफ एवरेजेस कहते हैं। आप एग्जांपल्स में लिख सकते हो कि इन स्टैटिस्टिक वी मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, डिस्पर्जन टेंडेंसी, जैसे मीन, मीडियन, मोड, रेंज, क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, परसेंटाइल। ठीक है, ये सारे आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, ये सारे एवरेजेस ही हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, मतलब क्वेश्चन था व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ variation। Now, the coefficient of variation, CV, is a statistical measure
meant that shows the measurement that shows the dispersion of data points around the mean of a data series. अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? देखो, वेरिएशन मतलब फैलाव, ठीक है? तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब कि एक जो डेटा है, ठीक है, एक जो डेटा है वो कितनी मीन से कितनी दूर तक फैला है, ठीक है? पॉइंट अराउंड द मीन ऑफ अ डेटा सीरीज, उस डेटा सीरीज के मीन से कितना डिस्पर्स मतलब फैलाव, वेरिएशन मीन्स फैलाव, फैलना किसी चीज का, स्प्रेड होना, दोनों की मीनिंग डिस्पर्जन और वेरिएशन की सेम होती है, ठीक है? तो वही बोल रहा है कि इस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जो क्या मेजरमेंट करता है, जिसकी मेजरमेंट क्या दिखाती है? शोज द डिस्पर्जन, एक डेटा पॉइंट की डिस्पर्जन, फैलाव दिखाती है, किस कहां से फैलाव हो रहा है? मीन से, ठीक है? उस डेटा सीरीज के मीन से एक डेटा कितनी दूर फैला हुआ है, ये चीज दिखाती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखो, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ थ्योरी नहीं है, कोई नॉर्मल मतलब कोई थ्योरेटिकल चीजें नहीं है कि आप मतलब समझ जाओ, मतलब जैसे आप चीजों को एकदम वो कर लो, बट ये टेक्निकल चीजें हैं, इसको आपको एज इट इज समझ के लर्न करना पड़ेगा कि हाँ ये होता है, ये होता है, ठीक है ना? मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन, two data sets can have the same mean but they can be entirely different. Thus, to describe data, one needs to know the extent of variability. अब क्या बोल रहा है कि मेजरिंग डिस्पर्जन के मेथड क्या हैं, ठीक है? देखो, दो डेटा सेट कैन हैव द सेम मीन, दो डेटा सेट के, अगर दो डेटा है आपके पास, सेट है, तो उसके सेम मीन हो सकते हैं, बट दे कैन बी इंटायरली डिफरेंट, ठीक है? बट डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है? Now see, thus to describe data, one needs to know the extent of, अब डेटा को इसीलिए तो हम मीन से नहीं पता लगा सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते डेटा को, तो उसको हमें डिस्क्राइब करने के लिए क्या करना होता है? हमको उसकी फैलाव, वेरिएबिलिटी जाननी होती है। दिस इज गिवन बाय द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन से हम ये पता लगाते हैं कि फैलाव क्या है। तो यहाँ देखो मेथड्स पूछा था, तो आप ये रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, the three commonly used measure of dispersion, range, interquartile range, quartile, percentile, standard deviation, ये कुछ तरीके के मेथड्स हैं किसके? मेजरिंग डिस्पर्जन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? देखो, अलग से भी पूछ सकता है, सिर्फ मीन डेविएशन पूछ दे या सिर्फ क्वार्टाइल डेविएशन पूछ दे। देखो, 2 नंबर वाले में पूछ रहा है, दैट मीन्स कि थोड़ा सा ही आपको, देखो ये जो अभी क्वेश्चंस थे ना, ये सिर्फ टेक्निकल टर्म्स हैं, ठीक है? जैसे कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक चीज कितनी बार रिपीट कर रही है, कितनी बार हो रही है, तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं। एज इट इज आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो आपको बस 2 नंबर वाले क्वेश्चन में इतनी चीजें पूछी है, मीन्स प्रीवियस ईयर्स में पूछी है, तो आपको बस बहुत ज्यादा डिटेल या बड़ी सी कहानी नहीं देखनी है, बस इतनी 2-4 लाइनें आप पढ़ लो, रिवाइज कर लो, और आपको एज इट इज लिख देना है कि ये क्या होता है, एंड जो भी सवाल में पूछेगा ना। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन आर ऑल मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। पहले तो अगर पूछेगा तो सबसे पहले लिखना है कि इट इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है? विच इज हाउ स्प्रेड आउट डाटा इज, इसका मतलब होता है कि डाटा कितना, वही बात मैंने बोला, फैला हुआ है, कितना फैलाव है डेटा का, ठीक है? मीन्स कि डेटा कितना स्प्रेड आउट है। नाउ मीन डेविएशन, अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी दैट यूजेस द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डेटा, ठीक है? ये एक मेजर है किसका? वेरिएबिलिटी का, मतलब कि डिस्पर्जन का एक मेजर है, ये हमने देख लिया। ये क्या है? दैट यूजेस द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डेटा सच एज द मीन, मीडियन और मोड। ये क्या यूज करता है? सेंट्रल, एक किसी डेटा का सेंट्रल पॉइंट को यूज करता है, जैसे कि मीन, median or mode. It's calculated by taking the absolute value of the deviation. Mean deviation is less frequently used than standard deviation. Mean deviation जो है वो standard deviation के मुकाबले कम यूज होता है, और it is calculated by taking the absolute value of the deviation, ठीक है? deviation की absolute value को लेके then इसको calculate किया जाता है। Now standard deviation, the square root of the variance is known as standard deviation, ठीक है? अब क्या बोल रहा है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट को क्या बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है? देखो,
ये क्वार्टाइल एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। बस देखो सिर्फ ये वही बात रिपीटेडली मैं बोल रही हूँ कि ये टेक्निकल टर्म्स है, कुछ ऐसा नहीं कि आप मतलब रट्टा मार लो या ऐसी कुछ कहानियां लिख दो, कुछ भी कहानी मन से अपनी बातें इसमें नहीं लिखनी है। जो एज इट इज, या एक लाइन का हो चाहे दो लाइन का हो, एज इट इज बात एक लाइन में उसको बता के कि हाँ ये होता है, उसका फॉर्मूला लिख के खत्म करना है इस क्वेश्चन को। इसमें आपको 4-5 लाइन की बड़ी सी थ्योरी नहीं लिखनी है, ठीक है, क्योंकि जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं कि हाँ ये मतलब कि मीन अगर पूछ दिया तो मीन मतलब जो होता है वो एज इट इज 2 लाइन में एक्सप्लेन हो रहा है तो 2 लाइन में करके उसको खत्म करना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको बहुत बड़ी, देखो जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, वहां में थोड़ा 4-5-6 लाइन लिखना होता है 2 नंबर वाले में बना के या पूरा उसको एक्सप्लेन करके, बट यहाँ टेक्निकल टर्म्स है तो आपको एज इट इज उसकी जो भी मीनिंग है बस वो 2 लाइन में चाहे 1 लाइन में कंक्लूड होगी, आपको करके फॉर्मूला लिख देना है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे ना। The quartile deviation are the value that divides a list of numbers into quarters, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स को क्वार्टर्स में डिवाइड करता है। द क्वार्टाइल डेविएशन इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। क्वार्टाइल में तो ना Q3 माइनस Q1, ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है बस। नाउ शॉर्ट आंसर्स में क्या है, देखो इस वीडियो के थ्रू हमारा मेन मकसद क्या है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं या किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको बताना। तो इस अभी शॉर्ट वाले से हमने क्या देखा कि हमें देखो ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो हमें थोड़ा मतलब डायरेक्ट चीजों को लिखना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हमें डायरेक्ट चीजों को लिख देना है। नाउ देखो बच्चों क्या है कि हमने अपना जो यूनिट 2 कवर किया है उसमें हमने ये सारी चीजें डिटेल में फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज के क्वेश्चन करके मतलब बहुत डिटेल में पढ़ाई की है, ठीक है, बट हियर हम सिर्फ आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं प्रीवियस ईयर में और आप उनको कैसे उसकी आंसर राइटिंग कर सकते हो, ठीक। तो अगर आप मतलब आप अब यूनिट 2 या यूनिट 1 एज अ डेमो क्लास यूट्यूब पे फ्री है, ठीक, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये जो मेजर्स थे मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, रेंज, ये सारे तो हमारे यूनिट 2 के अंदर आ रहे थे, ठीक है। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो यूनिट 2 पूरा डिटेल वाइज जिसमें हमने क्वेश्चन सारी चीजें डिस्कस की है, तो आप हमारे नवोदय बैच में इनरोल करा लो, जहाँ पे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स की सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस, लेक्चर्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस है, सारी वीडियोस हैं, नाउ लाइव डाउट क्लासेस है, उसमें क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे जैसे हमने स्टैट्स हम कर रहे हैं अभी तो यूनिट 2 का मीन का, मोड का एंड जितने भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, सबके डिटेल्ड वाइज क्वेश्चंस कराए गए हैं। 1 शॉट रिवीजन है, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है बच्चों। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ है एंड वैलिडिटी 1 ईयर है, ठीक है, और इस कोर्स का ऑफर प्राइस है 1250, मीन्स के 1 टाइम पेमेंट करके आप इस बैच में इनरोल करा लो, देन आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी पूरी प्रिपरेशन, फिर आपको कहीं कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं सबका नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर, सबके वीडियो, सबका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन, सब कुछ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया गया है कि जैसा एग्जाम में सवाल पूछता है, ठीक है। और हाँ बच्चों, अगर आपको ये जो यूट्यूब पे सीरीज चल रही है या जो फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ाया था तो उसका पीडीएफ नोट आपको चाहिए तो आप डीएनएस एडुकेयर ऐप डाउनलोड कर लो, वहां फ्री पीडीएफ नोट वाले सेक्शन में जाओ, देन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, वहां आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। एंड इस बैच को में इनरोल कराने के लिए भी आपको ये ऐप हमारा डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, देन आप इस बैच में इनरोल करा सकते हो। और अगर आपको फ्री नोट्स चाहिए तब भी आप ये ऐप को डाउनलोड करो, डीएनएस एडुकेयर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, देन आपको वहां फ्री पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। और बच्चों अगर आपको इस बैच या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें कैसे सवाल पूछे जाएंगे, हमारे एग्जाम में कैसे सवाल आए हैं और हमें कैसे लिखना है। बाकी डिटेल्ड स्टडी हमने हमारे बैच में कराई है जहाँ क्वेश्चन सॉल्व कराया है, हर एक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग वहां पढ़ाया गया है। तो हम लोग अपने दूसरे टाइप पर आते हैं, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय रेंज इन स्टैटिस्टिक। अब देखो क्या है मेन हमारा जो मैंने देखा अभी तक, ज्यादातर न्यूमेरिकल पोर्शन इज देयर बट 80% न्यूमेरिकल है और 20% 80% थ्योरी है एंड 20% न्यूमेरिकल है, वो भी ऑप्शंस में,
ठीक है। बट आप जब न्यूमेरिकल करते हो तो आप कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ जाते हो अगर आपने न्यूमेरिकल्स किया होता है। बट जब भी मैंने जितना भी मैंने पेपर्स देखे मैंने उसमें देखा MGQVP या उससे एफिलेटेड कॉलेजेस के, ठीक है, और भी बाकी MCQ, अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम MCQ होता है तो हमने इसके कुछ MCQs भी प्रिपेयर किए यूनिट वाइज। आप वो वीडियो सीरीज देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। बाकी वो एक वीडियोस तो आएंगे जिसमें पूरा आपके कॉलेज के हिसाब से आपको MCQ सॉल्व कराए जाएंगे अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम MCQ बेस्ड होता है। नाउ अगर आपका एग्जाम रिटन होता है सेमेस्टर एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर का, देन बच्चों क्या है, मेजर थ्योरेटिकल चीजें आ रही हैं। मतलब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। आपको मे भी हो सकता है कि एक डायरेक्ट सवाल ना दे, बट आपको थ्योरीज पूरी पता होनी चाहिए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में तो 99% थ्योरीज ही आती हैं। बाकी लॉन्ग फॉर्म में इन केस अगर क्वेश्चन आया भी तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप या तो थ्योरी कर लो या तो न्यूमेरिकल कर लो। तो जिसको न्यूमेरिकल मतलब जिसको कॉन्फिडेंस है कि न्यूमेरिकल कर सकते हैं तो वो कर ले, बाकी आप थ्योरीज करके भी नंबर गेन कर सकते हो। मतलब इसमें डरने की बिल्कुल बात नहीं है कि नहीं बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बड़े बड़े न्यूमेरिकल, ऐसा कुछ नहीं है। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते भी है ना बच्चों, तो वो बहुत इजी होते हैं, मतलब डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने वाले होते हैं या बहुत इजी सवाल होते हैं, कुछ टेक्निकल या बहुत टफ नहीं पूछता है। अगर आपने कंसेप्ट सही से सीखा है, आपको फॉर्मूला पता है, आपको मेथड पता है, ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, आप वो चीजें सॉल्व कर लोगे ना। सी अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज मेंट बाय रेंज। तो ये सारे क्वेश्चंस देखो, अब हमने प्रीवियस ईयर से ही सारी चीजें उठाई हैं, तो यही सारे सेमेस्टर फर्स्ट में आपके यही सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। द रेंज इन स्टैटिस्टिक फॉर अ गिवन डेटा सेट इज डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू। रेंज भी क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। इसका क्या होता है कि हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस को रेंज कहते हैं, ठीक है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू के डिफरेंस को। फॉर एग्जाम्पल इफ द गिवन डेटा सेट इज 2, 5, 8, 10, 3, एक डेटा सेट आपको दिया है 2, 5, 8, 10, 3, देन द रेंज विल बी 10 - 2। कैसे, सबसे हाईएस्ट 10 है, सबसे लोएस्ट 2 है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, 10 - 2 कर दो, 8, 8 is the range. Thus, the range could also be defined as the difference between the highest observation and the lowest observation. देखो एक चीज और सुन लो, ये जो स्टैट्स है पहले शुरू शुरू में थोड़ा डर लगता है कि क्या है, बहुत सारे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो हमारा और मेजरली हमारे सेकंड और थर्ड कोरिलेशन है, थर्ड यूनिट, उसमें भी थोड़े दो फॉर्मूलेज है, बट कार्ल पियर्सन का और स्पेसमैन वाला। बट हम जैसे सेकंड यूनिट, फर्स्ट तो पूरा थ्योरी है। और हाँ बच्चों, आपका फर्स्ट यूनिट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मतलब मैंने जहां तक पेपर्स देखा है उसमें फर्स्ट यूनिट से ना मेजर क्वेश्चंस आपके फर्स्ट यूनिट से ही आते हैं, चाहे वो लॉन्ग फॉर्म में हो, शॉर्ट फॉर्म सॉरी वेरी शॉर्ट वाला हो या शॉर्ट वाला हो, फर्स्ट यूनिट से ज्यादा क्वेश्चंस देखे गए क्योंकि आपका फर्स्ट यूनिट थोड़ा लेंदी बड़ा भी है एंड उसमें बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं ना, मतलब उसका वेटेज ज्यादा होता है। नाउ सी सेकेंड यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका क्या है, आपको बस फॉर्मूलेज पता होना चाहिए। मतलब अभी देखो इस वीडियो में हम आगे आपको फॉर्मूला दिखा देंगे कि किसका किसका क्या क्या फॉर्मूला है, बाकी डिटेल में सारी चीजें तो हमने बैच में अपनी कराई है, बट स्टिल यहाँ हम आपको फिर भी आपके कन्वीनियंस के लिए फॉर्मूलेज का एक चार्ट है मैंने बनाया है, वो आपको दिखा दूंगी। बाकी देखो उसमें क्या है आपके सेकेंड यूनिट में कि बस फॉर्मूला दिमाग में बैठाना है, बहुत इजी है वो भी, मतलब रट्टा नहीं मारना है फॉर्मूले को, फॉर्मूले को समझना है, ठीक है। तो फॉर्मूले को दिमाग में बैठाना है, देन क्या करना है, बस क्वेश्चन अगर वैसे क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, बाकी इनकेस अगर आता भी है कुछ मतलब बहुत टिपिकल नहीं आता, सिर्फ फॉर्मूले पे आपको चीजों को पुट, अगर आपको फॉर्मूला पता है, आपने एक दो बार प्रैक्टिस की है, तो आप पुट करके अपना कैलकुलेशंस जो भी पूछेगा आप वो आसानी से कर लोगे। तो आपको समझ में आ गया कि रेंज क्या होता है, रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज। जैसे दो एक डेटा सेट था 2, 5, 8, 10, 3, ठीक है, ये एक डेटा सेट था, इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू 10 थी और सबसे छोटी वैल्यू 2 थी। तो हमने क्या किया, हमने 10 को 2 से माइनस कर दिया, ठीक है, आंसर इज 8, जो हमारा 8 आया, 10, इट इज अ रेंज, वही रेंज है उस डेटा सेट का। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन
and the lowest observation. Now coming to the next question, what is meant by skewness? ठीक है, skewness is the degree of asymmetry observed in a probability distribution when data points on a bell curve are not distributed symmetrically to the left and right side of the median. The bell curve is skewed. Distribution can be positive, right skewed or negative and left side skewed. ठीक है, देखो इसका मतलब होता है कि जब आपका मीन ठीक है, मीडियन और मोड इक्वल होता है, ठीक है, तो वही हमारा होता है स्क्यूनेस। जब आपका मीन मीडियन मोड होता है तो वही हमारा होता है स्क्यूनेस। और बस इसमें आप मतलब देखो ये लिख रहा है डिग्री ऑफ एसिमेट्री ऑब्जर्वेशन मीन्स की सेम, ठीक है, सेम ऑब्जर्वेशन इन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो ये डिग्री है वो एसिमेट्रिकल है, दैट मीन्स इट इज सेम या it is equal when data points on a bell curve are not distributed symmetrically to the left or right sides of the median, the bell curve is skewed। अब क्या बोलेगा, बोल रहा है कि जब एक पॉइंट्स जो है वो एक बेल कर्व पे, ठीक है, बेल कर्व पे कुछ ऐसे टाइप का कर्व होता है, ठीक है, ऐसे टाइप का कर्व होता है, तो वो आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली टू द लेफ्ट एंड द राइट साइड। अब देखो ये सिमेट्रिकली है ना, मतलब जितना यहाँ से ऊपर होगा उतना यहाँ से भी, मैंने सही से ड्रॉ नहीं किया है बट स्टिल जितना यहाँ से होगा उतना ऐसे यहाँ सेम, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, the bell curve is देखो not distributed symmetrically to the left and right side of the median, the bell curve is, अब ये जैसे ऐसे बट स्टिल यहाँ देखो यहाँ थोड़ा सा ऊपर ऐसे नीचे, ठीक है, तो सिमेट्रिकली नहीं है, दैट मीन्स कि क्या है, ये जो बेल कर्व है वो स्क्वीड है। अब ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो वो सारी चीजें नहीं पूछी है बट स्क्यूनेस पूछा। और ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है, इससे मेजरली क्वेश्चंस नहीं बहुत सारे आए नहीं है, इनकेस अगर ये पूछते तो आप एक दो लाइन्स में उसको लिख सकते हो, बट सबसे इजी टर्म तो यही है, जहां मतलब ये तो जैसे थ्योरेटिकल टाइप मतलब लाइंस लिख दी गई है, बाकी सेम यही है कि जब मीन मीडियन मोड इक्वल होता है वही होता है हमारा स्क्यूनेस, बस यही बात होती है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्क्यूनेस? Skewness is measured by following a formula that involves multiplying the difference between mean median by 3 and dividing the standard deviation. Skewness is 3 mean median by मतलब ऐसे, ठीक है, mean, अब फॉर्मूला तो फॉर्मूला है एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है, बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है हमारे स्क्यूनेस का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला पूछेगा तो बस एज इट इज आप ये लिखना है, आप ये लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि जो सवाल पूछ रहा है देखो ये खाली बातें हैं कि बहुत सारी लाइंस लिखनी है, हाँ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपको लिखनी है, 2 नंबर वाले में 4-5 लाइन 6 लाइन, 5 नंबर वाले में मैक्सिमम 10 से 15 लाइन या 10 से 8 से 10 लाइन, ठीक है। लॉन्ग में आपको पेजेस लिखने होते हैं 3 से 4, लेकिन आप अगर ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो आप जैसे फॉर्मूला पूछेगा तो आप क्यों कहानी लिखोगे, आप फॉर्मूला लिख दो, आपको 2 नंबर आपका मिल गया, या 5 नंबर जितने भी नंबर का होगा वो आपको मिल गया ना। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो बच्चों इस मैंने बोला ना जैसे फर्स्ट यूनिट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, फर्स्ट यूनिट से ही मैंने देखा पेपर्स एनालाइज किया तो आपके फर्स्ट यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं, चाहे लॉन्ग में कह लो या वेरी शॉर्ट, और शॉर्ट में तो अगर 5 क्वेश्चन है तो 3 तो फर्स्ट यूनिट का ही रहता है, ठीक है। और देखो बच्चों ये जो सेकेंड यूनिट है इससे बहुत डिटेल में क्वेश्चन थे नहीं, क्योंकि थ्योरी पोर्शन तो है नहीं इसमें कुछ बहुत ज्यादा, बट जो भी छोटा छोटा क्वेश्चन था मैंने वो कवर कर दिया, ये क्या होता है ये क्या होता है, पूछ सकता है, क्वेश्चन दिमाग में रखना। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको मे बी ये चीजें करने आ जाए। देखो क्या पूछा है, द पॉकेट अलाउंसेस इन रुपीज ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। कितने स्टूडेंट्स का, 10, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 10, n मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं, उनका क्या है अलाउंसेस, पॉकेट मनी दी हुई है 15, 20, 30, 22, 25, 18, 40, 50, 55, 55, 65 और 65, ठीक है। तो ये एक डेटा दिया हुआ है आपको, अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ पॉकेट अलाउंसेस बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है।
डायरेक्ट मेथड से आपको डायरेक्ट, अब देखो बच्चों, डायरेक्ट मेथड से आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है। क्वेश्चन आपने अच्छे से देख लिया। अब देखो, ये जब भी आप ये वाले मीन, मीडियन, मोड की फॉर्मुलेस करोगे तो आपको तीन चीजें देखनी है, एस, एम, एफ। एस मतलब सीरीज, कि कौन सी सीरीज है, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। ये देखो कौन सी सीरीज है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। अब अगर डिस्क्रीट सीरीज होती तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाती। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कौन सी चीज कितनी बार रिपीट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कि एक डेटा सेट आपको दिया है, उसमें 20 अगर 3 टाइम रिपीट हो रहा है, मतलब 20 जो है वो 3 बार आ रहा है, दैट मीन्स कि 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3। मतलब कौन सी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी हम लिख देते तो ये डिस्क्रीट सीरीज हो जाती। और अगर यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा होता, देन 10 to 20, देन 20 to 30, तब ये कौन सी सीरीज होती, हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती, और हम इसमें मिड वैल्यूज निकालते, ठीक है ना। देखो ये तो इंडिविजुअल, हाँ ये एसएमएफ ध्यान में रखना। सीरीज, पहले आपको कोई भी सवाल आपके सामने इनकेस आ गया, ठीक है, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, बट स्टिल आप करना चाहो बहुत इजी होते हैं, आप कर सकते हो। आपको सबसे पहले तीन चीज, सीरीज देखनी है कौन सी होती है, फिर मेथड देखना है कि कौन सा मेथड लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, या स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, कौन से मेथड की बात कही गई है। जैसे यहाँ हमें लिख दिया गया कि डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपको लिख दिया रहेगा, क्वेश्चन में डिफाइंड होगा तो आपको पता चल जाएगा, देन आपको मेथड देखना है। देन उस मेथड का क्या, अब जैसे हमने सीरीज देख ली कि इंडिविजुअल है, फिर हमने क्या देखा, हमने मेथड देख लिया। अब हम फॉर्मूला देख लेंगे कि x इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, ये हमारे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। तो आपको इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, यहाँ मैं क्लियरली लिख दे रही हूँ, इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए देन आपको अपना ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। सीरीज, देन मेथड देख लो कौन सा लगेगा, देन उस मेथड का फॉर्मूला क्या है। चलो अब देखते हैं इसका वो, पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट्स जितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स है, फिर उनकी जो भी पॉकेट अलाउंसेस है वो लिख दिए, यही हमारी एक्स है, ठीक है, 15 20 30 22 25 18 40 50 55 एंड 65, तो ये हो गया। अब देखो हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला में पहले देखो फॉर्मूला कहीं लिख लेना। देखो तीन चीज करना, ऐसे करना, पहले देख लिए कौन सी सीरीज है, देख लिए कौन सा मेथड है, फिर देख लिए इस मेथड का फॉर्मूला क्या है, हमने देख लिया। अब उस फॉर्मूले को कहीं साइड में पेपर में लिख लो, ठीक है। अब क्या करो, अब देखो हर क्वेश्चन में यही करना, हर एक क्वेश्चन में पहले फॉर्मूला किनारे से लिख देना, फिर सोचना कि हमें इस फॉर्मूले के लिए ये चाहिए। जैसे यहाँ तुमने ये फॉर्मूला लिख लिया, अब तुम्हें पता है कि तुम्हें n चाहिए और x का समीशन चाहिए, ठीक है। तो देखो x ये है और ये समीशन, समीशन का साइन होता है मतलब सम ऑफ, पूरे x को प्लस कर दो, समीशन x मतलब पूरे x को सम कर दो, जोड़ दो, मतलब ये पूरा और ये पूरे को हमने जोड़ा तो हमारा 340, समीशन x हमारा 340 आ गया। और हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए था, n। n क्या होता है, n मैंने पहले ही बताया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 10 लोग की बात हो रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग की बात हो रही थी, तो हमारा n जो है वो 10 है। अब देखो हमें दोनों चीज मिल गई ना, x बार इज इक्वल टू 340 अपॉन x बार मीन्स की मीन, यही हमारा मीन है, हमें मीन ढूंढना था ना। नाउ x बार इज इक्वल टू 340 by 10 मीन्स 34, thus the average pocket allowance is 34, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। देखो कितना, बस अगर ये तीन मेथड्स फॉलो, तीन स्टेप फॉलो करोगे क्वेश्चन यू सॉल्व हो जाएगा। बस क्या करना है कि फॉर्मूला जब याद, पहले ये देख लिए, ये देख लिए, फॉर्मूला जैसे ही दिमाग में आया, पढ़े होगे समझे होगे तो बहुत आसान है, आ जाएगा। और रिवीजन, फॉर्मूले का रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बेहतर है, लिख के प्रैक्टिस करते रहना और उसको देखते रहना कि मतलब जैसे एक बार एक पेज में सारे फॉर्मूलेस लिख लिए, ठीक है, मीन के, मीडियन के, मोड के, मीन मोड मीडियन और मोड के तो बहुत ज्यादा नहीं है,
मीन के अपने 7 फॉर्मूलेज हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, आप 2-3 बार रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, याद हो जाएगा, कुछ भी बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है। नाउ जैसे हमारी क्लासेस चली थी यूनिट 2 की जो बैच में, उसमें मैंने कैसे याद करना है, कैसे नोट करना है, कैसे फॉर्मूलेज का चार्ट प्रिपेयर करना है, वो सारी चीजें बताई है। तो जिन बच्चों ने वो देखा होगा तो उनको पता होगा। नाउ सीरीज, मेथड, फॉर्मूला, ये चीजें कर ली आपने। फॉर्मूले को एक साइड में बार बार इसलिए बता रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो ये ऐसे सवाल करने में कभी भी, ये तो इजी सवाल था, बट कोई भी सवाल करने में दिक्कत नहीं होगी। साइड में फॉर्मूला लिख दो, फिर उस फॉर्मूले में देखो कि हमें क्या क्या चाहिए, फिर उस हिसाब से ये बनाओ, ठीक है। उस हिसाब से अपने ये कॉलम्स बना के उन चीजों को निकाल लो। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब 2-3 चीज, ठीक है। अब सीरीज कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। मेथड कौन सा है? डायरेक्ट मेथड है। ये पता चल गया ना हमें कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। और जैसे ही ये वाली सीरीज देखना, वैसे ही दिमाग लगा लेना कि मिड वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मिड वैल्यू कैसे निकलती है? इन दोनों को, जैसे 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसे हमारी मिड वैल्यूज निकलती हैं। अब देखो, अब ध्यान दो, यहाँ क्या है? यहाँ है एक तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, ठीक है। मेथड दूसरा डायरेक्ट मेथड है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ठीक है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। नाउ देखो, ये है, हमने फ्रीक्वेंसी लिख लिया, हमने मिड वैल्यूज निकाल ली। ये वाली सीरीज में आपको मिड वैल्यूज निकालनी ही निकालनी है। सबसे पहले मार्क्स ये लिख लिया, ठीक है। देन 3 का ही यहाँ लिखा है, यहाँ तक यहाँ लिखा है, आगे भी देखते हैं। बाकी फ्रीक्वेंसी लिख ली जितनी जितनी है। देन मिड वैल्यूज हमने ऐसे निकाली, 5 आया, ठीक है। देखो आया ना 5, और 0 + 10 10 हुआ, और 2 2 5 10, ये 30 हुआ, 2 15, और ठीक है, तो 15 आ गया। यहाँ देखो, यहाँ 25 आ गया, ये मिड वैल्यूज आ गई। अब हमको देखो, अब पहले हमें फॉर्मूला देखना था, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये था, मतलब समेशन FM अपॉन या डिवाइडेड बाई n। तो नंबर कितने हुए टोटल नंबर? अब देखो ध्यान से, जहां पे x नहीं होता है, मतलब जैसे हमने, सॉरी, नंबर टोटल, जहां फ्रीक्वेंसी दी होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना, फ्रीक्वेंसी के सम को ही हम n कहते हैं। जहां, जिस क्वेश्चन में आपको ये चीजें आपको याद कर रखनी पड़ेंगी कि जिस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी, वहां n क्या होगा? इसी फ्रीक्वेंसी का सम, ठीक है। समीशन f = n, मतलब इसी फ्रीक्वेंसी का सम मतलब n हो जाएगा, ठीक है। तो हमको n अपना मिल गया। फॉर्मूला पहले लिख लिया आपने, फॉर्मूला लिखा, अब फॉर्मूले के हिसाब से ये ढूंढो, ठीक है। अब f आपको पता है, f आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। मिड वैल्यू m जो है, m आपने निकाल ली। कैसे निकाली? हमने देख लिया कैसे निकाली, मतलब ये तो था ही क्वेश्चन में, खैर इसके थ्रू आपने मिड वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपके क्वेश्चन में दी हुई थी। अब f है, मतलब 20 × 5 100, ठीक है। 20 × 5 100, 24 × 15 360, 40 × 25 1000। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा FM आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वैसे ही किया गया है चीजों को। और n हमें क्या, n मैंने क्या बताया कि जहां फ्रीक्वेंसी दी होती है जिस टेबल में, वहां फ्रीक्वेंसी के समेशन को, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? n, टोटल नंबर बोलते हैं। नाउ 140 था, और ये इसका, अब हमें FM मिल गया। FM, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें FM मिला। यहाँ पे भी हमने कर दिया 36 × 25, 20 × 45, ठीक है। 36 × 25 एंड 20 × 45। नाउ सी, मतलब 36 × 25 एंड 20 × 45, ठीक है। तो ये हमने किया। फिर हमें क्या, हमें लेकिन फॉर्मूले में क्या चाहिए था? समेशन FM। अभी तो हमें FM मिला है ना, लेकिन हमें फॉर्मूले में समेशन FM चाहिए था। तो हम ये पूरी वैल्यूज को, मतलब 100, 360, 1000, ठीक है, 1260, 900, इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ देखो,
3620, ये टोटल हमारा समेशन एफएम आ जाएगा। कुछ भी नहीं, जब आ गया ये रखो, आंसर हमारा आ गया 25.85। हमारा जो हमें मीन निकालना था, एवरेज मीन, वो हमारा आ गया। ठीक है, बस 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है कि मिड वैल्यू, अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो मिड वैल्यूज निकालना है। ठीक, और अगर किसी भी, मान लो डिस्क्रीट सीरीज, अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और सीधा एक्स दिया हुआ है तो वो डिस्क्रीट सीरीज हुई। फ्रीक्वेंसी, जहां भी फ्रीक्वेंसी दी होगी वहां फ्रीक्वेंसी के समेशन को ही हम एन मानेंगे। ठीक है, बाकी फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होगा, देखो फॉर्मूला अगर तुमने पहले मान लो तुमने सिर्फ ये सवाल पढ़ा, ये सिर्फ सवाल यहाँ तक देखा, ठीक है, फिर तुमने जल्दी से ये फॉर्मूला लिख लिया कि समेशन एफ एम अपॉन एन। अब तुम्हें पता है कि हमें एफ तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें मिड वैल्यू निकालनी है और हमें एन कहाँ से, अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो इसी फ्रीक्वेंसी के सम को हम एन बोलेंगे। ठीक है, और समेशन मतलब एफ एम है तो मतलब एफ तो दिया ही होगा क्वेश्चन में, एम निकाल लेंगे हम, मिड वैल्यू निकाल लेंगे ना, उसको पूरे को जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब फॉर्मूला पहले लिख लो, फिर फॉर्मूले के हिसाब से चीजों को ढूंढो और फिर फॉर्मूले पे लाकर पुट कर दो, बस यही इतनी कहानी है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मिसिंग वैल्यू व्हेन इट्स मीन इज 115 मीन्स 115.86। अब देखो ये क्या था, ये 1-2 क्वेश्चन मैंने ले लिए थे मीन वाले, आगे मोड का और मीडियन का भी देख लेंगे फॉर्मूला। नाउ सी क्या है कि यहाँ, अब ये क्या है, एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि ये बहुत इजी सवाल होते हैं, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आपके आया तो आप करके मार्क्स गेन कर सकते हो। बाकी मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया है कि अभी फॉर्मूलाज आगे हम देख लेंगे कि आपको वो मीन मीडियन मोड वाले सवाल, मीन वाले सवाल जो 7 फॉर्मूलेज हैं वो कैसे करना है। तीनों चीजों को ध्यान रखिए, सीरीज, मेथड, फॉर्मूला, उस मेथड का क्या फॉर्मूला लगेगा, फिर जो भी है आप आसानी से, बस आपको पता होना चाहिए कि मिड वैल्यू कैसे निकालनी है, फ्रीक्वेंसी के समेशन को एम एन कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, बस आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बाकी आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है ये ना। अब देखो वेजेस दी हुई है 110, 112, 113, 117 एंड यहाँ देखो कुछ नहीं दिया हुआ है, ये मिसिंग वैल्यू है। ठीक है, 125, 128, 130। देन हमारा फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब 25, 17, 13, 15, 14, 8, 6 एंड दैट इज 2। तो पहले हम क्या लिखेंगे, वेजेस, पहले देखो, पहले हम, अब एक चीज ध्यान दो, देखो अब बताओ ये कौन सी सीरीज है, ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज जिसमें फ्रीक्वेंसी, देखो ये ना कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है, सीरीज हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है, और हमारा मेथड डायरेक्ट, कोई मेथड नहीं दिया हुआ है, हम डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। मेथड पता चल गया, उसका फॉर्मूला क्या है, देखो ये x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। अब जहां मैंने बताया जहां f दिया होगा उसी के समेशन को हम n कहेंगे, और हमें f पता है, x पता है। अब पर हमें देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। पहले पूरा x लिख लो और जो ये नहीं दिया हुआ है ना इसको a लिख लो। ठीक है, a या x नहीं, यहाँ पे x तो कुछ और मीन माना जाएगा, तो a लिख लो। ठीक है, a लिख लिया। ना फ्रीक्वेंसीज जितनी भी आपके क्वेश्चन में दी हुई है उस हिसाब से आप लिख लो, इन पूरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो, 100 आएगा, 100 ही आपका n है, मतलब n इज इक्वल टू 100, या इसको आप समेशन फ्रीक्वेंसी, मतलब पूरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ा गया है। ठीक है, पूरी फ्रीक्वेंसी को जोड़ा गया है ना, ये हो गया। ना अब fx, ठीक है, मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, 110 इंटू 25, ठीक है, 112 इंटू 17, ऐसे ऐसे करके हम मल्टीप्लाई कर लिए, फिर पूरे को समेशन एफ एक्स कर दिए, तो हमारा क्या आया 9906। अब देखो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ a था मिसिंग वैल्यू जो अभी फाइंड नहीं हुई है, और यहाँ 14 था, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 14a। ठीक है, प्लस करके हमने लिख दिया 14a। तो अब इन पूरे को प्लस करो, मतलब 9906 आया, और प्लस 14a कर दो। क्यों, अभी a की वैल्यू यहाँ मिसिंग थी ना, हमें पता नहीं है ना, हमें पता लगानी है, तो पहले
इस तरीके से आपको चार्ट में इस तरीके से आपको चीजें लिख देनी है, ठीक है। बस यहाँ एक साफ सुथरी तरीके से आपको वैल्यूज को पुट करना है। फिर से देखो, यहाँ x जो दिया हुआ था वो लिखा, और जो मिसिंग था उसकी जगह a लिख दिया, ठीक है। जो यहाँ वैल्यू नहीं दी हुई है, मिसिंग है, वहां हमने a लिख दिया। नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये हमारा x है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमने फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दी, ठीक। अब हमें अपना फॉर्मूला पता है, हमें fx चाहिए, तो हमने f को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जैसे मान लो 25 इंटू, ऐसे भी आप मतलब क्लियरली सारी चीजें, 25 इंटू 110 वही बात हो गई, तो मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। नाउ लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ देखो 14 a था, तो 14 था और a था, तो हमने क्या किया, 14 इंटू a करके 14a लिख दिया, ठीक है। 14a लिख दिया। अब बाकी ये चीजें तो मल्टीप्लाई करके आ ही गई थी। अब हमने क्या किया कि इन जितना भी पूरा है पहले पूरे को प्लस कर लो, इसको 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 और ये तीनों को, तो हमारा 9906 आया। अब इसको एज इट इज लिख दो, देख क्या आया, 9906 प्लस 14a। अभी हमें क्योंकि a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आगे बढ़ते हैं, वो टेबल समझ में आ गया। अब देखो फॉर्मूला तो हमें पता ही है, हमने पहले ही फॉर्मूला देख लिया था। अब देखो, अब मीन हमारे क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। ये देखो मीन हमारे क्वेश्चन में, x बार हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 115.86, ठीक। समीशन fx क्या आया है, समीशन fx क्या आया है, देखो समीशन fx आया है ये 9906 प्लस 14a, ये हमारा समीशन fx आया है, वो लिख दिया हमने। n हमारा 100 आया था, n मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहां फ्रीक्वेंसी दी होती है वहां उसी के समेशन को हम n मानते हैं। n हमारा 100 आया हुआ है, हमने 100 नीचे लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे, देन 14a इज इक्वल टू 1680, देन a 1680 मतलब a की वैल्यू 120 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमको सॉल्यूशन निकाल लेना है। a की वैल्यू हमारी a का वैल्यू हमारी 120 आ गई, हेंस द मिसिंग वैल्यू इज 120। मतलब फिर कुछ नहीं, बस ये चीजें निकाल के आपको सिंपली फॉर्मूले के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला करके, उतना तो बहुत इजी ही है, कुछ ऐसा टिपिकल तो है नहीं, ठीक है। बस ये 100 यहाँ गया, देन आपका जो भी सॉल्यूशंस हुए, देन आपका 14 इज इक्वल टू 1680, मतलब वही बेसिक कैलकुलेशन करके आपको मिसिंग वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ जो वैल्यू थी वो कितनी थी, ये जो मिसिंग थी वो कितनी है, 120, ठीक है। हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे, बस यही इसी टाइप का आएगा, अगर आया तो ऐसे ही आएगा, बस एज इट इज ऐसे ही कर देना है। वैल्यूज अलग अलग होंगी, जैसे यहाँ कुछ और नंबर है वहां कुछ और नंबर होंगे, बस मिसिंग वाला क्वेश्चन ऐसे ही आता है। बाकी मीन का क्वेश्चन हमने कर लिए। नाउ सी the mean observation of 5 observation is 7, ठीक है। 5 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 7 है, ठीक है। later on it was found that the 2 observation 4 and 8 were wrongly taken instead of 5 and 9, ठीक है। देखो 5 क्या बोल रहा है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 7 है। later on it was found that 2 observation 4 and 8, ठीक है। बाद में पता चला कि 2 ऑब्जर्वेशन जो है वो गलत ले ली गई, wrongly taken instead of 5 and 9 की जगह 4 and 8 ले लिया गया। अब करेक्ट मीन फाइंड करो। वी आर गिवन, हमें क्या दिया गया है मतलब 5 ऑब्जर्वेशन था, मतलब हमारा n 5 है, हमारा n लिया है ना, लिखा है ना, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7, मतलब मीन जो है वो हमारा 7 है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, तो n इज इक्वल टू 5 और मीन इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। अब फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल का समेशन x अपॉन n, ठीक है। नाउ अब सी समेशन x इनकरेक्टेड क्या हुआ है, 5 इंटू 7 35, ये इनकरेक्ट आ गया है। अब उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, 35 को हम करेक्ट आइटम पहले प्लस कर देंगे। करेक्ट आइटम क्या है 5 और 9, और जो इनकरेक्ट था मतलब ये 4 and 8 उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे,
ठीक है, देखो यहाँ है ना, ये इसका फॉर्मूला है कि समेशन एक्स इज इक्वल टू एन, मतलब आपको नंबर और मीन को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उससे आपको क्या मिलेगा, समेशन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ कुछ ऐसा सीरीज ऑफ एक्स तो दी नहीं है, तो आप क्या करोगे, इस 7 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको समीशन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर से बात समझो, आपको समीशन एक्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स की ही वैल्यू ढूंढनी है, हमको करेक्टेड मीन चाहिए, हमको क्या चाहिए, करेक्टेड मीन, करेक्ट मीन चाहिए, मतलब हमको एक्स बार चाहिए करेक्ट फॉर्म वाला। तो पहले हमको समीशन एक्स चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे कि अब हमको पूरी सीरीज तो दी नहीं है लाइन से कि उसको हम पूरा जोड़ लें तो हमको समीशन एक्स मिल जाएगा, नहीं, तो हमें क्या नंबर दिया हुआ है कि हाँ 5 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है वो 7 था, तो 5 इंटू 7 करेंगे तो 35, ठीक है, 35 आ गया ना, ये हमारा समीशन एक्स हो गया। अब इसमें जो करेक्ट वैल्यूज है, जैसे 5 और 9 करेक्ट वैल्यूज है उसको जोड़ दो, और जो इनकरेक्ट है, जो पहले इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गई थी उसको माइनस कर दो, हमारा आ जाएगा 37। ठीक है, अब करेक्टेड एक्स, अब मीन, करेक्टेड मीन हम कैसे निकालेंगे, पहले समीशन एक्स को, करेक्टेड वाले समीशन एक्स को n से डिवाइड कर देंगे, मतलब जो 37 आया है उसको हम 5 क्या है हमारा n जो है वो 5 है, उससे हम डिवाइड किए 7.4 हमारा करेक्टेड मीन आंसर आ गया। कुछ भी, बस खाली ये फॉर्मूला याद रखना कि समीशन एक्स निकालना है, ठीक है, उसके लिए n को और x मीन को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 7 35 आया। अब उसमें करेक्ट वैल्यूज, मतलब 5 और 9 करेक्ट थी, वो ऐड करके इनकरेक्ट वाली माइनस कर देंगे, तो हमारा करेक्टेड समीशन x आ गया। अभी देखो ये था, बट ये इनकरेक्ट था ना, क्योंकि इसमें दो ऑब्जर्वेशन गलत हो गई है, और तो उसकी जगह ये होना चाहिए था, तो इस वाले को जोड़ के इस वाले को निकाल दो, तो ये हमारा करेक्टेड समीशन x आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है करेक्टेड ना, तो मीन कैसे निकलेगी, समेशन एक्स अपॉन एन। अब ये करेक्टेड वाला हमारा क्या आया था, 37 करेक्ट आया ना, कैसे करेक्ट आया, 35 वाला तो रॉन्ग था ना, क्योंकि इसमें दो गलत वैल्यूज मतलब एड ऑन हो गई थी, तो गलत वाले को माइनस कर दो, सही वाले को जोड़ दो, तो करेक्ट हमारा एक्स, समेशन एक्स आया 37 अपॉन एन, हमारा 5 है ही, बस एन हमारा 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने ये कर दिया, हमारा 7.4 आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नाउ। अब देखो ये कुछ मीडियन के फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, बहुत इजी है, बस फॉर्मूला पता रहना चाहिए और आपको उसको पुट करना है, बाकी इंडिविजुअल क्वेश्चन हमने सारे डिटेल्ड। देखो यहाँ बच्चों बस आपको ये समझना है कि अगर क्वेश्चन आया तो किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपका बेसिक, आपका मोटिव इस वीडियो का यही है कि किस तरीके का यूनिट 2 से सवाल पूछे जाएंगे और हमें कैसे करना है। बाकी देखो बच्चों, बार बार मैं बोल रही हूँ कि डिटेल्ड में हर एक फॉर्मूले का, जैसे मीन में 7 फॉर्मूलेज हैं, मीडियन के जितने कंसेप्ट हैं, मिसिंग वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू, डिटेल क्वेश्चन हमने सारे अपने यूनिट 2 वाले, सॉरी अपने वही बैच में, यूनिट 2 वाले बैच में, अपने क्लासेस में, लेक्चर में किए हैं सारी चीजें। नाउ इंडिविजुअल सीरीज, देखो बच्चों, अगर मैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड वाइज अगर एक एक चीज बताने में लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट हमको इस वीडियो को थोड़ा ऐसे शॉर्ट रखना है कि आपको बस इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाए, ठीक है, बाकी अगर आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो तो आप बैच में एनरोल करा सकते हो। नाउ सी मीडियन, ठीक है, देखो मीन ये होता है, मीडियन ये होता है, और मोड ये होता है, ये इतनी चीजें तो पता है सबको, ठीक है, मैं यहाँ पे सही से एक बार लिख भी दे रही हूँ कि कम से कम इतना दिमाग में रहे, दिस इज मीन, ठीक, M is median and Z is mode, ठीक। Now see, अब इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज, आप देखो 3 तरीके की सीरीज हो गई हमारे मीडियन में भी। अब इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला सेम है, ठीक है, मतलब एक फॉर्मूला आप दिमाग में बैठा लो, देन आप डिस्क्रीट दोनों आपको दो सीरीज का फॉर्मूला याद हो गया ना। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला L1 n/2 - CF, CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये इंटरवल्स हैं, ठीक है, जितने भी, जैसे 10 से 20 है, ठीक है, 20 से 30 है, तो ये इंटरवल्स 10 है ना, 10-10 का गैप है ना, वही चीज बोल रहा है, ठीक है, बाकी F मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो ये फॉर्मूला है। नाउ सी, अब पहला साइज ये तो हो गया, नाउ सी M मीन्स साइज ऑफ n + 1/2 nth टर्म, ठीक है,
नोट, अरेंज द डेटा। और एक चीज नोट करना कि मीडियन में आपको डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। मेजरली असेंडिंग ऑर्डर में आपको, मतलब छोटे से बड़े की तरफ आपको अरेंज, पहले पहले जो भी डेटा आपको दिया होगा ना, जैसे इतना इतना नंबर, जैसे 20, 25 जो भी डेटा दिया होगा, 30, आपको पहले उसको ऐसे ही, अगर उल्टा सीधा होगा तो आपको उसको असेंडिंग में अरेंज करना है, उसके बाद आप मीडियन निकालोगे, ठीक है। साइज ऑफ n+1, आपको n पता होगी, ठीक है, उसको आप डिवाइड बाई 2 करोगे, देन आपको जो भी nth टर्म आएगा उसके सामने वाला आपका मीडियन होगा, ठीक है, डेटा सेट में। बाकी डिस्क्रीट सीरीज का भी सेम फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, मीडियन वाला आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो x दिया हुआ है क्वेश्चन में और f दिया हुआ है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ठीक। देखो ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, देखो ऑलरेडी ये ऑर्डर में है, बाकी अगर नहीं होगा तो आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। 2, 5, 12, 20, 10, 7, 3, ठीक है। अब देखो x लिख लो पूरा, ठीक, फ्रीक्वेंसी लिख लो, फ्रीक्वेंसी का सम कर लो, आपको n मिल गया। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था n+1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 59 + 1। क्यों 59? क्यों? f के समीशन को ही तो n कहते हैं, पूरे f को जोड़ दो तो 59 आया, मतलब 59 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स की 60/2, दैट मीन्स की 30, ठीक है। 30th, अभी देखो 30 आपका आंसर नहीं है, 30 आपका आंसर नहीं है, क्यों? यहाँ क्या लिखा है? n+1 डिवाइडेड बाई 2 th आइटम, ठीक है, मतलब nth आइटम। अब ये जो इसका करने के बाद जो नंबर आएगा, जैसे 30, जैसे ये इसका आंसर 30 आया ना, तो 30th आइटम। अब हम वापस से अपनी इस सीरीज में जाएंगे। अब हम देखेंगे कि 30th आइटम क्या है, तो 30th आइटम तो है नहीं, हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। अब मीडियन में मैंने बोला था, मीडियन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, देखो ये वाला ऊपर वाला तो सेम होगा, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती रहती है, कैसे? अब यहाँ देखो 5 है, इस 5 को इस 2 से प्लस कर दो, 5 + 2 मतलब ये दूसरी वाली 7 आ गई। अब 12 को 7 से प्लस कर दो, 12 + 7 तो कितना आया? देखो 5 + 2 7 आया, ये सेम रहेगी, पहली वाली सेम रहेगी, ये इससे प्लस होगी, ये इससे प्लस होगी, फिर 20 + 19, 20 + 19, ठीक है, फिर 10 + 39, ठीक है, फिर 7 + 49, 7 + 49, देन 3 + 56, तो 59 आ गया। ऐसे हमारी इंक्रीजिंग वे में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना भी सीख लिया ना। देखो बच्चों, पहला वाला सेम रहता है, याद रख के, देन इसको ऐसे ऐसे जोड़ के ऐड करके आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। देन देखो, फिर आपको अब क्या आपका आंसर है? 30th, साइज ऑफ 30th आइटम। अब यहाँ 30 तो नहीं, आपको क्या देखना है? जो 30 से बड़ा हो और 30 के सबसे करीब हो। अब देखो ये सब तो 30 से छोटा है, 2, 7, 19, 30 से बड़ा क्या है? 39, 49, 56, 59, लेकिन सबसे करीब क्या है? 39। तो हम 39 को एज अ मीडियन लेंगे, मीडियन मानेंगे, और इसके सामने वाले x को हम 39m, हाँ, इसके सामने वाला का जो x होगा वो हमारा आंसर होगा। मीडियन इज इक्वल टू 16। द वैल्यू ऑफ 30th आइटम लाइज अगेंस्ट 39 whose वैल्यू इज 16। जो 30th आइटम है वो लाइज कहाँ होता है, कहाँ पड़ रहा है वो? 39 में, क्योंकि 30 तो है नहीं कहीं, तो हमें क्या देखना है? 30 से बड़ा और 30 के पास, बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। अगर 29 होता, 39 होता, तब भी हम 39 देते, क्यों? 30 से बड़ा और सबसे करीब, तो 39, और 39 के सामने 16 आपका x आ रहा है, ये आपका मीडियन है, ठीक है। ये आपको चीजें एज इट इज याद रखनी है, ये रूल है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको ये 30 अगर आ गया इसका आंसर, तो आपको 30 उसका आंसर नहीं लिख देना है। क्या आंसर आया है? हमें इस फॉर्मूले से क्या मिल रहा था? साइज ऑफ 30th आइटम, ठीक है, मतलब 30th आइटम की साइज। तो हमने देख लिया कैसे, हमने 30th यहाँ देखा, फिर इसी के सामने वाला दिया है ना, lies against the 39 whose value is 16, hence median is 16। हमें हमारा मीडियन इसी x से मिलेगा,
यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमने खुद से निकाला है। हम ये जो हमें दी हुई थी, हमें इसमें से मीडियन निकालना था ना, तो हमें हमारा मीडियन इसी एक्स सीरीज में से मिलेगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमने खुद से निकाली है, तो इससे हमें हमारा मीडियन नहीं मिलेगा। इसका इस्तेमाल हम बस इसलिए करते हैं कि हम इसमें से जो भी nth टर्म आए, ठीक है, उसका हम उसके सामने वाला ले सकें। ठीक है, इस वजह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। बाकी अगर आपको लगे कि ये क्यों लिया गया है, तो क्वेश्चन में तो यही दिया हुआ है ना, एक्स से ही आपको अपने एक्स से ही मीडियन चाहिए, इसी से मीडियन आपको चाहिए। ठीक है, ये तो हमने खुद से निकाला है। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये हमारा मीडियन हो गया। अब देखो, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो मोड का फॉर्मूला क्या है, Z मोड हो गया, मैंने बताया L1 प्लस F1 माइनस F नोट दैट इज F0, F नोट बोलते हैं, डिवाइडेड बाई F2 F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू I। अब देखो, since the series is regular, we will use inspection method for determining model class। अब देखो x दिया हुआ है और हमें हमारा f दिया हुआ है, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। ठीक है, सॉरी, हाँ ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, हमारे मोड का फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ये है। ठीक है, अब देखो हेयर L1 इज 15, आपका लार्जेस्ट, सॉरी आपकी लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे ये वाला 15 हम लेके चलेंगे, हमारा L1, F1 हमारा 30 है। ठीक है, नाउ F नोट 15, इससे ये हमारा F1 जो है वो 30 है। ठीक है, और हमारा इससे एक पहले वाला हमारा F नोट हो जाएगा। ठीक है, और इसके एक आगे वाला हमारा F2 हो जाएगा। और क्लास इंटरवल I जो है वो हमारा कितना है, 5-5 का गैप है ना, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 5-5 का इंटरवल है ना, तो हमारा I जो है वो हमारा हो जाएगा 5। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट Z, L1 इज 15, 15 तक मतलब पूरी वैल्यूज को रख के आपका आंसर आएगा 18, मोड आपका आ जाएगा आंसर 18, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्या हो रहा है कि ये सीरीज दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, नाउ सी कि हमें बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले के हिसाब से हमें चीजें पुट आउट करनी है, निकालनी है। वेट, ठीक है ना, मॉडल क्लास देखो 15 to 20 हमारी मॉडल क्लास दी हुई थी। ठीक है, हमारा 15 to 20 मॉडल क्लास यहाँ पे दिया हुआ था कि इसी के अराउंड हमें सारी चीजों को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने L1 जो हमारा था वो 15 हमने ले लिया। ठीक है, अब F1, इसी के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हम F1 मानेंगे और इसी को हम L1 मानेंगे, जो यहाँ हमारा मॉडल क्लास दिया होगा, जैसे 15 से 20 वाला ये वाला दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन में, तो इसको हमने माना ना। देखो अब यही, अब इसके एक पहले वाला, ठीक है, F1 हो गया। अब इससे इस F1 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम F नोट मानते हैं और इसके एक आगे वाली को F2 मानते हैं। ठीक है, तो 20 हो गया और क्लास इंटरवल हमने देख लिया कि 5 है, बस सारी वैल्यूज को फॉर्मूले पे रख दो, कैलकुलेशन कर दो, 18 आंसर आ जाएगा। 18 हमारा मोड है। ठीक है, ये मॉडल आपको दिया हुआ है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग इसको आपको L1 लेना है, देन इसको आपको F1 एंड सारी चीजें आपको लेनी है। नाउ आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट। अब देखो एक स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हमने मीन देख लिया, मोड देख लिया, मीडियन देख लिया, सारी चीजों का जो दो क्वेश्चन थे, मिसिंग वैल्यू वाले, करेक्ट वैल्यू वाले, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना। 5 नंबर वाले में वो पूछ सकता है, वो इनकरेक्ट और करेक्ट वैल्यू वाला वैसे ही होगा। अगर आप बस नंबर अलग अलग होंगे, मैंने कुछ और नंबर लिए, क्वेश्चन में भी कुछ और नंबर हो, पर तरीका वही रहेगा। ठीक है, आपको बस 2-3 बार भी आप उस क्वेश्चन को देख लोगे ना, तो एग्जाम में आया तो आप कर लोगे ना। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये कुछ एक्स दिया हुआ है डेटा, इससे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने x अपना पूरा लिख लिया जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, n इज इक्वल टू 10, समीशन x इज इक्वल टू 200, मतलब पूरे को हम समीशन कर देंगे तो x को पूरा जोड़ देंगे तो समीशन x हमारा 200 आ जाएगा। और नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
तो n हमारा 10 हो गया। यहाँ कोई फ्रीक्वेंसी तो दी हुई नहीं थी कि उसको जोड़ेंगे हम n निकालेंगे, इसी के 10 इसी का नंबर को देखो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब हमारा n जो है वो 10 हुआ। अब स्टैंडर्ड डेविएशन देखो कैसे, अब आगे पहले देखते हैं। देखो हमें ये पहले हमें मीन निकालना है, ठीक है। समेशन x अपॉन n, हमारा समेशन x कितना आया है 200, 200 डिवाइडेड बाई हमारा n कितना है 10, दैट मीन्स कि हमारा जो मीन है वो 20 है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं x माइनस एक्स बार मतलब मीन x माइनस एक्स बार, ठीक है। हम स्टैंडर्ड डेविएशन में कैसे करेंगे, पहले x माइनस डेविएशन निकालेंगे, सॉरी डेविएशन कैसे निकालेंगे x माइनस एक्स बार। तो x क्या है, देखो x क्या है, x है 16, 16 माइनस 20, ठीक है 20 माइनस 20, 18 माइनस 20, 19 माइनस 20। देखो ये लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है कि x हमारा x बार हमारा 20 आया, x बार हमने कब निकाला, अभी हमने यहाँ निकाला ना हमारा x बार का फॉर्मूला क्या होता है समीशन x अपॉन n। समीशन x हमारा क्वेश्चन में 200 आया था ना, ये 200 आया था और n हमारा 10 आया था, तो 200 को 10 से डिवाइड किए 20 मतलब x बार हमारा 20 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि इस x बार को, अब जैसे देखो इस x बार को हम x को x बार से माइनस कर रहे हैं, तो 20 माइनस 20, 20 माइनस 20, 28 माइनस 20, 17 माइनस 20, 22 माइनस 20 एंड 20 माइनस 20, ठीक है। तो माइनस 4 आ गया यहाँ, -4, 0, -2, -1, 0, 0, 20 में से 20 गया तो 0, 20 में से 20 गया तो 0, 19 में से 20 गया तो -1, 18 में से 20 गया तो -2, 20 में से 20 गया तो 0, 16 में से 20 गया तो -4, ठीक है। फिर 28 में से 20 गया तो 8, देन 17 में से 20 गया तो -3, देन 22 में से 20 गया तो 2, देन 20 में से 20 गया तो 0। अब इन पूरे को हम समेशन कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा आंसर 0। अब हमें एक्स स्क्वायर भी निकालना है, ठीक है, क्योंकि डेविएशन का फॉर्मूला, पहले देखो फॉर्मूला वही चीज, आपको पहले फॉर्मूला लिखना है। डेविएशन का हमारा फॉर्मूला होता है क्यूब रूट समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन। दैट मीन्स कि आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, आपने अभी एक्स निकाल लिया, देन अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर मतलब -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, तो मतलब +16, मतलब +16 आपका आंसर आ गया। यहाँ 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ -2 इंटू -2 दैट इज 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4, फिर -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस और 1 1 1, 0 इंटू 0 दैट मीन्स की 0, यहाँ भी 0 इंटू 0 है दैट मीन्स की 0 है। अब यहाँ 8 इंटू 8 दैट इज 64, देन -3 इंटू -3, 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2, 2 2 4, नाउ 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चाहिए, समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं इनको हम समीशन करेंगे तो हमें समीशन एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा 98, ठीक है। तो हमें समीशन एक्स स्क्वायर क्या मिल गया, समीशन एक्स स्क्वायर हमें मिल गया एक्स स्क्वायर बाई एन। तो समीशन एक्स स्क्वायर हमें क्या मिला है अभी पीछे 98, एन हमारा क्या है, एन हमारा क्या है, देखो वहां एन हमारा 10 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 थी, तो 10 आंसर क्या आया रूट 9.8, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे देन 3.13 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.13। बस फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूले के हिसाब से चीजों को फाइंड करना है, देन आपको क्या करना है, देन आपको सारी एक्स स्क्वायर निकाल लेना है, फिर एक्स स्क्वायर का समीशन चाहिए
क्योंकि आपको फॉर्मूले में तो यही चाहिए। बाकी हमने कैसे निकाला आपने देख लिया। देन ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, यहाँ क्लियरली मैंने लिख दिया है। देन उसको बस पुट करके कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एक क्वेश्चन हो गया। बाकी ऐसे ही मतलब बस इतनी बात है कि इस टाइप के ये सब तो रिपीटेड क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो कितने इजी क्वेश्चन आए थे, बस फाइंड करके वैल्यूज पुट करनी है, बस इतना करना है। मतलब कुछ बहुत टिपिकल इधर का उधर ये सब नहीं करनी है, कंपैरेटिवली बहुत इजी चीज है। अब देख लो ये फॉर्मूला, अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन और वेटेड अरिथमेटिक मीन, तीन टाइप की अरिथमेटिक मीन है। अब जो है सिंपल अरिथमेटिक मीन में देखो तीन चीजें आती हैं, ठीक है। पहला तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में दो तरीके के मेथड होते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट, डिस्क्रीट में भी डायरेक्ट शॉर्टकट, एंड कॉन्टिन्यूअस में एक स्टेप बढ़ जाता है, एक मेथड दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो टोटल कितने फार्मूला हुए, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। मैंने बोला था ना कि मीन में आपको अरिथमेटिक मीन में 7 फॉर्मूले हैं, बस ये 7 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं। आगे आओ, देखो इंडिविजुअल, अब देखो ये एक चार्ट मैंने आपके ईजमेंट के लिए दे दिया है। देखो क्या है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब इन दोनों में तो स्टेप डेविएशन मेथड था नहीं, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस सीरीज में था। अब देखो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एक्स बाई एन, ठीक है। देन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ एक्स बाई एन, ठीक है। एफ यहाँ डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी आ जाती है, और यहाँ मिड वैल्यूज आ जाती हैं जब हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है। वैसे शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, हमारा डेविएशन आ जाएगा, शॉर्टकट मेथड में डी आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। नाउ डेविएशन मेथड हमारा स्टेप डेविएशन मेथड में ये एफ डी डैश आ जाएगा इनटू आई, ये फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला है। आपको बहुत इजी है सारी चीजों को फाइंड आउट करना भी। और बाकी मैंने जैसे बताया कि बैच में हमने डिटेल हर एक फॉर्मूले का, जैसे इसका जो 7 फॉर्मूलेज हैं, हर फॉर्मूले का जो बेस्ट क्वेश्चन था वो हमने किया है, जिससे उस फॉर्मूले का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया है कि हाँ इस फॉर्मूले पे अगर क्वेश्चन आया, इस मेथड पे क्वेश्चन आया तो हम कैसे करेंगे ना। ये है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, ठीक है। या दो मीन को कंबाइन करना होगा तो ऐसे, 3 को करना होगा तो ऐसे, बस n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। वैल्यूज आपको दी होंगी, बस ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, आपको फॉर्मूलाज को लर्न करना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये है, इसको भी आपको एज इट इज लर्न करना होगा, दैट इज x w मीन्स वेट बार इज इक्वल टू समेशन wx अपॉन समेशन w वेट। तो ये आपको चीजें दी होंगी क्वेश्चन में, आपको फॉर्मूला लर्न होगा, बस आपको पुट करना है, बस बहुत इजी है। ये दोनों वेटेड अरिथमेटिक मीन और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन तो बहुत इजी है, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, एक फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ज्यादातर देखो इसी टाइप का आता है कि फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट हाँ इसी फॉर्मूले पे पूछ दिया। दूसरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आता है, लेस देन मोर देन, ये बहुत कम आता है, बहुत रेयरेस्ट केस में, अभी तक मैंने तो नहीं देखा, बहुत कम केस में आता है। अनइक्वल क्या, देखो मिसिंग वैल्यू और इनकरेक्ट करेक्ट वैल्यू, ये दोनों क्वेश्चन आज भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी ये वाले इसमें ज्यादा, अगर इनके शॉर्ट वाले में ये पूछ दिया, बट अगर लॉन्ग फॉर्म में आएगा ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मीन का जो 7 फॉर्मूला है उसपे, या और हाँ ये जो वेटेड अरिथमेटिक मीन था ये 5 नंबर वाले में आ सकता है एक क्वेश्चन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन वाला भी 5 नंबर वाले में क्वेश्चन आ सकता है। बाकी कुछ नहीं इसमें करना होगा, क्वेश्चन में आपको चीजें दी होंगी, बस आपको पुट कर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट्स इट। फॉर्मूला याद होगा, चीजों को आप पुट कर लोगे, देन आप सॉल्व कर लोगे। बाकी डिटेल में हमने तो पढ़ाया ही है ना, बाकी ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली कि कैसे आप हमारे ऐप को आप हमारे ऐप में बैच में इनरोल करा सकते हो, ताकि आप सारी चीजें क्वेश्चन, सारी चीजें डिटेल में क्वेश्चन वाइज पढ़ सको। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो में हमने सारे शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे चीजों को याद रखना है, कैसे पढ़ना है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी टाइप चीजें भी हमने देख ली। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।